Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12 chemistry chapter number 2 that is solutions. और ये solutions चैप्टर का पार्ट 2 है. पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है. पार्ट 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए जा चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशंस. स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in a specified amount of solvent at a specified temperature. समझते हैं इस डेफिनेशन को. मान लीजिए ये आपके पास एक सॉल्वेंट है. लेट अस कंसीडर दिस सॉल्वेंट इज वाटर. एक आपके पास सॉल्यूट दिया गया है. यहाँ पे सॉल्यूट है आपके पास शुगर. अब आप देखिए ये जो वाटर सॉल्वेंट है इसका जो अमाउंट गिवन है आपके पास है 1 लीटर. तो इस 1 लीटर सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. फिर फर्दर इसमें कुछ अमाउंट आप सॉल्यूट का ऐड करेंगे तो क्या होगा? फर्दर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. ऐसे मान लीजिए अगर आपने 5 ग्राम शुगर ऐड की इसमें तो क्या होगा? कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की इंक्रीज हो जाएगी. फिर 5 ग्राम और ऐड कर देंगे, फिर फर्दर इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन. इस तरह से ऐड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर शुगर जब आप सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी. तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे. तो एक बार फिर से देखिए आप डेफिनेशन में. सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट मीन्स जो भी सॉल्यूट का या सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट जो भी डिजॉल्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. और किसमें? ये स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मतलब जो भी आपको सॉल्वेंट गिवन है उसके एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड हो सकता है उसको ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं. क्योंकि अगर आप इसमें वाटर फर्दर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? शुगर और भी ऐड हो जाएगी. इस तरह से अगर आप कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है या बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है. तो इस तरह से जो आप डेफिनेशन राइट करेंगे एग्जाम में तो उसमें ये जो टर्म्स हैं दो, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और यू कैन से अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशंस. जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस होंगी और जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा उसी के लिए आप सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपने स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ नहीं किया तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है. देखते हैं सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे. मींस आपका जो सॉल्यूट है या सब्सटेंस गिवन है वो किस नेचर का है. नेचर इन द सेंस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस किस तरह के हैं. नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेम. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं इन द सॉल्वेंट. टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है. इन सारे फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. अब आपने देखे थे सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं. सॉल्यूशंस 3 टाइप के होते हैं. सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता था? टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था. मींस अगर आपके पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है. कोई लिक्विड सॉल्यूशन है इसका मतलब है लिक्विड सॉल्वेंट है. गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है आपके पास जो सॉल्वेंट है वो गैसियस है. लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो सॉल्वेंट हमारा होगा वो लिक्विड इन नेचर होगा. तो हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे? लिक्विड सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे. तो देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस. अब आपके पास क्या गिवन है? लिक्विड सॉल्यूशन गिवन है. तो आपका जो सॉल्यूट होगा वो 3 टाइप का हो सकता है. फिर से कैसे? सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है. मींस जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे उनके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसियस फॉर्म में हो सकता है. तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. मींस आपके पास एक जो सॉलिड गिवन है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में है. ये इसमें ऐड कर देते हैं. तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉलिड की वो किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट तो ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगी. किसके नेचर पे? सॉल्यूट का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है और यहाँ का टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है. इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है शुगर और आप इसको ऐड करते हैं वाटर में तो क्या होगा? शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं है. बट अगर आप नेफ्थालीन को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा. नेफ्थालीन भी सॉलिड है और शुगर भी सॉलिड है. सेम इसी तरह से क्या होगा?
नेफ्थालीन को अगर आप बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगी। बट अब आप शुगर को बेंजीन में डिजोल्व करिए तो क्या होगा, ये डिजोल्व नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं डिजोल्व हो रहा है, क्योंकि इनके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। मींस जिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम टाइप के होंगे, केवल वही सॉलिड सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन टू, तभी ये डिजोल्व होगा, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होगा। बात करते हैं डिसोल्यूशन की और क्रिस्टलाइजेशन की। फिर से आप कंसीडर करिए, ये आपके पास एक सॉल्वेंट गिवन है, लेट अस कंसीडर इट इज वाटर, वाटर गिवन है, और एक सॉल्यूट है आपके पास शुगर। अब मान लीजिए आपने 5 ग्राम शुगर इस सॉल्वेंट में ऐड की, तो इससे क्या होगा, इसकी जो सॉल्वेंट है इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। प्लस क्या होगा, ये जो 5 ग्राम सॉल्यूट है ये डिजोल्व हो जाएगा, किस में डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूट का वाटर में जो डिजोल्व हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। फिर फर्दर आपने 5 ग्राम शुगर एंड फिर से ऐड कर दी इसमें, फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन फिर से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये फिर से शुगर क्या है, डिजोल्व हो गई। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप 5 ग्राम जो शुगर ऐड करेंगे तो ये सारी की सारी शुगर इसमें डिजोल्व नहीं होगी। लेट अस कंसीडर 5 ग्राम आपने शुगर ऐड की, तो इसमें क्या होगा, 4 ग्राम शुगर डिजोल्व हो गई, बट 1 ग्राम शुगर क्या होगी, वो डिजोल्व नहीं हुई। तो क्या होगा, जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे और जो आपका ये सॉल्वेंट है इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए आप इस बात को। मीन्स जब हम सॉल्यूट को फर्दर ऐड करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि सॉल्यूट का डिजोल्व होना बंद हो जाता है, और यू कैन से डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट विल बी फ्रीज्ड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों आपस में कोलाइड होते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये जो सेपरेट आउट होने की प्रोसेस है इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब सेटअप होगा, समझते हैं इक्विलिब्रियम की प्रोसेस को। ये रहा आपका सॉल्वेंट, ये है आपका सॉल्यूट। अब आपने क्या किया, मान लिया आपके 5 ग्राम में 10 पार्टिकल्स हैं। अब 10 पार्टिकल्स आपने इसमें ऐड किए, वो सारे के सारे डिजोल्व हो गए, प्रोसेस कहलाया आपका डिसोल्यूशन। फिर आपने 10 पार्टिकल फर्दर ऐड किए, वो भी डिजोल्व हो गए, प्रोसेस कहलाया आपका डिसोल्यूशन। अब क्या कंडीशन आई, अब ये क्या है, जो आपका सॉल्वेंट दिया गया है वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का मतलब है कि फर्दर जो सॉल्यूट होगा इसमें ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। तो फिर आपने क्या किया, 10 ग्राम पार्टिकल्स इसमें ऐड किए, बट ये 10 ग्राम सॉरी जो आपने 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया और इसके कितने पार्टिकल्स आपने कंसीडर किए थे, 10 पार्टिकल्स कंसीडर किए थे। तो ये जो 10 पार्टिकल्स आपने इसमें ऐड किए वो अब डिजोल्व नहीं होंगे लिक्विड में, तो इससे क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे आफ्टर द कोलिजन। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा था, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा था। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि आपने जितने पार्टिकल ऐड किए उतने ही पार्टिकल सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। मीन्स आपने 10 पार्टिकल ऐड किए और 10 पार्टिकल यहाँ पे सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। मीन्स कोई भी सिंगल पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुआ। अब इससे इससे जस्ट पहले की कंडीशन आप देखिए, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जब आपने 10 पार्टिकल ऐड किए तो उसमें 8 पार्टिकल डिजोल्व हो गए बट 2 पार्टिकल सेपरेट आउट हो गए, ऐसी भी कंडीशन आएगी। सैचुरेशन, जब पूरा सैचुरेशन आ जाएगा, 100% सैचुरेट हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, तो क्या आएगा, जब आप उस कंडीशन में क्या होगा, 10 पार्टिकल ऐड करेंगे तो 10 पार्टिकल ही बाहर आ जाएंगे। तो जब ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि आप 10 पार्टिकल ऐड करते हैं और 10 पार्टिकल क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो आपका एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है प्रोसेस में। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ही क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक होता है। क्यों डायनामिक होता है, कि जैसे ही आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये जो कंडीशन आपकी आ रही है इक्विलिब्रियम की, ये चेंज हो जाएगी। मीन्स फिर फर्दर कुछ जो अमाउंट आप सॉल्यूट का ऐड कर सकते हैं, उसके बाद भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है। वो अमाउंट जो है आपका सैचुरेशन ला रहा है सॉल्वेंट का, वो अमाउंट चेंज हो सकता है। इस वजह से इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम।
सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने समझ लिया कि फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट विल नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा तो फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं होगा इसमें। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। लिक्विड सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्यूट गिवन है आपके पास, सॉलिड है, जो सॉल्यूट गिवन है वो सॉलिड है, इसको आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा इस पे? ये जो सॉल्यूट ऐड करने से, किस में ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट में। अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पे हीट रिलीज हो रही है, मींस कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या कर रहे हैं आप, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो हीट रिलीज होती है, तो इस तरह के प्रोसेस का टेम्परेचर आप कम कर देंगे। टेम्परेचर क्या कर देंगे? टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मींस जब आपको टेम्परेचर बाहर निकल रहा है या हीट रिलीज हो रही है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आप एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हीट रिलीज होगी और इस तरह के सॉल्यूशंस के अंदर क्या करें, या सॉल्यूशंस का जो भी कंडीशंस है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सेम कोई प्रोसेस इस तरह का है कि जिसमें सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस तरह को प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या करें, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ गए आप? मींस किसी प्रोसेस में सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब ऐड होता है तो वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो आपको क्या करना है? सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को कम करना है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर को बढ़ाना है जिससे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ सके। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने ऐड किया है सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया आपने। अगर प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो क्या हो रहा है? आपको टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बट इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस वेयर सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो जनरली नेग्लेजिबल होता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बहुत नेग्लेजिबल इफेक्ट होता है इस प्रोसेस पे प्रेशर का, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने कंप्रेस्ड होते हैं कि उनका प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उस प्रोसेस पे। तो आप क्या समझे? वन इज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस सेम टाइप के होंगे तभी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं होगा। टेम्परेचर एंडोथर्मिक के केस में बढ़ाने पे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक्जोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अभी आपने क्या देखा था? आपके पास एक सॉल्वेंट है, वो है लिक्विड, इसमें आप सॉलिड को ऐड कर रहे थे, लेकिन अब आप स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म का है? वो है गैसियस। अगर आप किसी गैस को लिक्विड में ऐड करें तो किस तरह के फिनोमिनन्स होते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात क्या है? अब आपने क्या माना यहाँ पे, जो आपका सॉल्यूट है वो एक गैसियस फॉर्म में है, तो एक साइंटिस्ट हुए हेनरी, उन्होंने क्या स्टडी किया कि अगर आपका जो गिवन सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो गैसियस फॉर्म में है, तो अगर आप इस गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये इन्होंने फाइंड आउट किया। तो अब इसका रिलेशन किस तरह से उन्होंने मैथमेटिकली रिलेशन किस तरह से दिया, देखते हैं। हेनरीज लॉ, जो उन्होंने ये लॉ बताया कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको मैथमेटिकली उन्होंने डिफाइन किया और उसको नाम दिया हेनरीज लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हेनरीज लॉ की? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है,
द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। मीन्स जो आपके पास लिक्विड था, इसकी सरफेस के ऊपर जो आपकी गैस प्रेजेंट है, उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब इसको मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना हो सॉल्युबिलिटी को, तो इसको रिलेट कर दिया हेनरी ने, किससे रिलेट कर दिया? मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर दिया। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि सॉल्युबिलिटी है कि एक्चुअल में सॉल्यूट की क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को किस में मेजर करा इन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर किया इसको। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शंस के टर्म्स में डेफिनेशन क्या हो सकती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या था? लिक्विड था, ये आपकी गैस है, यहाँ पे प्रेशर है, ये आप देख सकते हैं डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं गैस के। जब आपने क्या किया, यहाँ पे वेट रख के पिस्टन को दबाया, तो यहाँ पे क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो गया? ये नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट में आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो मीन्स क्या हो गया? जो पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी थी गैस की, वो इंक्रीज हो रही है। यही इन्होंने रिसर्च में फाइंड आउट किया था कि जब गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो लिक्विड के अंदर उसकी डिजॉल्व होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। क्या कहा इन्होंने? जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्वेंट इंक्रीज होता जाएगा। ये कहा हेनरी ने। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको आप रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। एक्स क्या है आपका? एक्स है आपका हेनरी कांस्टेंट, या आप इसको कह सकते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। P क्या है यहाँ पे? P इज पार्शियल प्रेशर, एक्स इज मोल फ्रैक्शन, के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, ये फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक कोई लिक्विड दिया है उसके लिए हेनरी की के एच की वैल्यू आपके पास 10 आई फॉर एग्जांपल, तो ये जो अगर जो लिक्विड आपका चेंज हो जाएगा तो उस केस में ये वैल्यू डिफरेंट होगी। रिलेशन देखते हैं, एक्स और बाई एक्सिस लीजिए आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करिए मोल फ्रैक्शंस, मीन्स एक्स को प्लॉट करिए आप, और यहाँ पे प्लॉट करिए आप क्या? पार्शियल प्रेशर। तो ये जो रिलेशन मिलेगा आपको मोल फ्रैक्शंस और पार्शियल प्रेशर के बीच में, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब आपने हेनरीज लॉ से क्या देखा था? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, यही तो देखा था आपने। यहाँ से के एच क्या आ जाएगा आपका? के एच इक्वल्स टू पी अपान एक्स। तो ये जो रिलेशन आपका लीनियर आएगा। अब आपको यहाँ से हेनरीज कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? मान लो इस पॉइंट पे आपको हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से देखिए आप ये लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आप मेजर करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी, तो पी अपान एक्स, यहाँ से के एच की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप प्लॉट ड्रा करके किसके किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच प्लॉट ड्रा करके आप के एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये के एच की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।